लीगल गाइडेंस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर विचार करेंगे, जिससे अनुबंधों का खंडन कहा जाता है। आइए। व्यावसायिक संनियम बिजनेस लॉ में विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, प्रथम यूनिट फर्स्ट इकाई में लास्ट चैप्टर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का खंडन तथा अनुबंध के खंडन के प्रति उपचार। इसमें प्रश्न एक क्वेश्चन बनता है पहला, सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध के खंडन से क्या आशय है, उसको लेते हैं हम। सबसे पहले एक उदाहरण से पहले इसको स्पष्ट करेंगे। देयर आर टू पार्टीज, दो पक्षकार हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए एक प्लॉट का मालिक है। ए के पास एक प्लॉट है जो 50 बाय 50 का 50 बाय 50 का है, और बी एक खरीदार है, परचेसर है, बायर है। बी बायर है और ए जो है सेलर है। ए प्लॉट का मालिक है और बी प्लॉट को खरीदने वाला है। ये प्रस्तावक है और प्रस्ताव का स्वीकार करता है। प्रपोजर और प्रपोजी है। अब यहाँ पर देखते हैं इस उदाहरण में कि 1 दिसंबर 2020 को इन लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन या सौदा हो रहा है, ए के बीच में और बी के बीच में। ए ने प्रस्ताव रखा है 5 लाख रुपए में वो प्लॉट बेचना चाहता है बी को। बी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन शर्तें तय हुई है कि 15 दिसंबर 2020 को ए रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होगा, ऑफिस में उपस्थित होगा और प्लॉट की रजिस्ट्री कराएगा। इसके एवज में बी ने ए को 3 लाख रुपए नगद दिए, एडवांस दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए और बी के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको यदि या तो ए या बी बिना किसी उचित कारण के या बिना किसी वैधानिक कारण के इसका निर्वहन नहीं करता है, अपने ऑब्लिगेशन या दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध का खंडन माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एक पक्षकार, चाहे वो बी हो या फिर चाहे वो ए हो, यदि अपने अनुबंध का निष्पादन नहीं करता, अपने अनुबंध का पालन नहीं करता, अपने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता, अर्थात 15 दिसंबर 2020 को या तो ए रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है या बी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है, तो ए को बी के विरुद्ध या बी को ए के विरुद्ध कुछ उपचार प्राप्त होते हैं, कुछ रेमेडीज प्राप्त होती हैं। तो बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी वैधानिक कारण के, जब भी कोई पक्षकार अपने अनुबंध का निष्पादन नहीं करता है तो उसे अनुबंध का खंडन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट निष्पादन नहीं करता है। बी को ए के विरुद्ध कानूनी रूप से हानि की पूर्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बी को क्या होगा, रेमेडी मिल जाएगी, क्योंकि ए क्या है, रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। कब उपस्थित नहीं हुआ है? 15 दिसंबर 2020 को। अब यहाँ पर एक बात और देखते हैं, बी ने सी को प्लॉट जो है 6 लाख रुपए में 30 दिसंबर 2020 को बेचने का ट्रांजैक्शन किया हुआ है। यानी ए से जो प्लॉट बी खरीदेगा उसको वो सी को बेचने के लिए तैयार है। कब तैयार है वो? 30 दिसंबर 2020 को। यहाँ पर देखें, एक और सौदा किया हुआ है बी ने, और वो सौदा किया हुआ है सी से ट्रांजैक्शन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ए ने जो है 15 दिसंबर को उपस्थित नहीं हुआ, अर्थात वो प्लॉट बी को नहीं दे रहा है। बी ए से 3 लाख रुपए एडवांस वापस प्राप्त करने व सौदा रद्द करने के कारण होने वाली हानि भविष्य में जो उसने 30 दिसंबर 2020 को 1 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए न्यायालय में सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बी ने जो है प्लॉट को 5 लाख रुपए में परचेस किया है और उसने सी से ये ट्रांजैक्शन किया हुआ है कि उस प्लॉट को 30 दिसंबर को 6 लाख रुपए में देगा। यानी 6 लाख और 5 लाख का जो अंतर है वो 1 लाख रुपए है। उसका लॉस बी को इसलिए हो रहा है क्योंकि ए ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया है। तो यहाँ पर जो बी है वो पीड़ित पक्षकार हो गया। अब वो चाहे तो इस अनुबंध को या तो समाप्त कर दे या न्यायालय में ए के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, न्यायालय में केस दर्ज कर सकता है कि उसे ए से 3 लाख रुपए का जो एडवांस उसने दिया हुआ है वो 3 लाख रुपए का एडवांस उसको वापस दिलवाएं, और उसको जो 1 लाख रुपए की हानि सी को प्लॉट नहीं बेच पाने के कारण हो रही है वह भी उसे दिलाई जाए। तो जब अनुबंध का खंडन कोई भी एक पक्षकार कर देता है तो जो पीड़ित पक्षकार होता है उसको दूसरे पक्षकार के विरुद्ध एग्रीव्ड पार्टी को
दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अंडर सेक्शन 39 लीगली वन पार्टी फेल्यूर टू फुलफिल एनी ऑफ इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो शर्तें तय हुई हैं, जो दायित्व तय हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको वो फुलफिल नहीं करता है ना, फेलियर टू फुलफिल इज नॉन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ए ब्रीच कैन ऑक्योर व्हेन ए पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इन टाइम, समय पर यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है, उसको 15 दिसंबर को ए को प्रस्तुत होना था, कहाँ पर प्रस्तुत होना था, रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत होना था, वहाँ पर प्रस्तुत नहीं होता है, वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है, डज नॉट परफॉर्म अकॉर्डेंस विद द टर्म्स of agreement or does not perform at all, that is called as breach of contract. Legally one party failure to fulfill any of its contractual obligation is known as breach of contract depending on the specific. A breach can occur when a party fails, जब एक पक्षकार उसको निष्पादन करने में असफल हो जाए, असमर्थ हो जाए, fails to perform in time, जिस समय में उसको परफॉर्म करना उस समय पर does not perform in accordance with the terms, जो कि शर्तें हैं उसके अनुरूप वो उसको परफॉर्म नहीं करता, उसको निभाता नहीं है, उसको निभाने में असफल रहता है, ऑफ एग्रीमेंट और डज नॉट परफॉर्म एट ऑल, या बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म करता है। तीन बातें यहाँ पर समय में परफॉर्म नहीं करना, टर्म्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करना, या नॉट एट ऑल परफॉर्म कर, पूरी तरह से नहीं करता, पूरी तरह से निष्पादन नहीं करता, आधा अधूरा भी नहीं करता, पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि अनुबंध का खंडन हो गया है। तो अनुबंध के खंडन से हमें जो आशय स्पष्ट हो रहा है, कोई भी एक पक्षकार बिना उचित कारण के या बिना किसी वैधानिक कारण के अनुबंध का पालन नहीं कर पाता है तो अनुबंध का खंडन माना जाएगा, और उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको उसके विरुद्ध कुछ उपचार या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध भंग के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से अनुबंध भंग के दो प्रकार हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वास्तविक अनुबंध खंडन, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वास्तव में ही अनुबंध का खंडन कर दिया जाता है तो यह कहलाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये आएगा फेल्ड टू फुलफिल ऑब्लिगेशन ऑन सर्टेन डेट और टाइम। यहाँ पर हमने ए और बी का एक एग्जांपल लिया है, जिसमें जो बी है वो रजिस्ट्रार कार्यालय में तो उपस्थित हो गया है, लेकिन यहाँ पर ए जो है असफल रहा है रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होने पर। किस तारीख को? 15 दिसंबर को उसको रजिस्ट्री कराने के लिए उपस्थित होना चाहिए था। तो फेल्ड टू फुलफिल ऑब्लिगेशन ऑन सर्टेन डेट, या 12 बजे उपस्थित होना है तो 12 PM पर वो उपस्थित नहीं हुआ है, और 15 दिसंबर की डेट दी है, 12 PM पे वो उपस्थित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक अनुबंध का खंडन माना जाएगा। अब यहाँ पर बी चाहे तो वह भी स्वयं अनुबंध का खंडन कर सकता है, वो 3 लाख रुपए वापसी की मांग कर सकता है, उसको सी को प्लॉट नहीं देने के कारण जो हानि हुई है वह उसके लिए न्यायालय में सूट फाइल कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वास्तविक अनुबंध का खंडन कहलाएगा। दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर हम एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्याशित या रचनात्मक अनुबंध का खंडन। इसमें ये माना गया है कि बिफोर टाइम एनी पार्टी, या प्रायर टाइम या प्रायर ड्यू डेट एनी पार्टी, कोई भी पार्टी जो होती है वो एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ कर देती या डिसेबल हो जाती है फ्रॉम परफॉर्मेंस। तो जब कभी भी अनुबंध का कोई भी पक्षकार अनुबंध के समय के पहले, अनुबंध की डेट के पहले, अनुबंध के टाइम के पहले पूरी तरह से अनुबंध का निष्पादन करने में असफल हो जाए, डिसेबल हो जाए, परफॉर्मेंस करने में असफल हो जाए, और कुछ परिवर्तन चाहे उसमें, जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर की डेट को ए को उपस्थित होना था, इस उदाहरण में हम देखते हैं फिर से 15 दिसंबर को ए को रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना था, ये शर्त रखी गई थी, और कितने बजे उपस्थित होना था? 12 बजे उपस्थित होना था। तो सर्टेन डेट टाइम को ये उपस्थित नहीं होते हुए उसकी एक डेट के पहले, ठीक पहले, यानी 15 दिसंबर के पहले कहें तो हम 10 दिसंबर को, 10th of दिसंबर को वो बोलता है कि यह अनुबंध जो है हम
पूरा नहीं कर पाएंगे, अनुबंध को परिवर्तित करना चाहेंगे। एंटीसिपेटरी मतलब प्रत्याशित। रचनात्मक अनुबंध खंडन, बिफोर टाइम एनी पार्टी प्रायर टू ड्यू डेट, पहले से ही वो बोलते हैं कि भाई मैं 15 दिसंबर को आपको प्लॉट नहीं दे पाऊंगा और 10 दिसंबर को ए घोषणा कर रहा है ऐसी बी के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें समय के पहले बिफोर टाइम एब्सोल्युटली रिफ्यूज और डिसेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी। अब यहाँ पर ए ने रहा है तो यहाँ पर जो है बी भी ऐसी स्थिति में आ सकता है, यहाँ पर ए के स्थान पर बी भी आ सकता है। बी मना कर सकता है चाहे तो 12 दिसंबर को, अर्थात 15 दिसंबर के ठीक पहले। तो ये स्थिति बनती है प्रत्याशित या रचनात्मक अनुबंध के खंडन में। तो पहले वाले में देखना एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जबकि कोई भी पक्षकार पूरी तरह से असफल हो जाए। दूसरे वाले में अनुबंध की तिथि के पहले, प्रायर या ड्यू डेट के पहले, कोई भी पार्टी चाहे वो ए हो या बी हो, वह अनुबंध को समाप्त कर देना चाहता है। यानी 15 दिसंबर के पहले 10 दिसंबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच का जो टाइम है, उसमें समय होने के पहले ही कोई पार्टी यदि अनुबंध को समाप्त कर देना चाहती है तो यह कहलाएगा एंटीसिपेटरी या कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्याशित या रचनात्मक अनुबंध का खंडन। स्पष्ट हो गया है मेरे ख्याल से ये आप सभी को। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसमें बनेगा अनुबंध भंग खंडन करने के प्रति उपचारों की व्याख्या कीजिए। अनुबंध भंग या इसको अनुबंध के खंडन बोलते हैं के प्रति उपचारों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और या फिर ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, अनुबंध भंग खंडन के प्रति या विरुद्ध अधिकारों को समझाइए। पीड़ित पक्षकार को जो अधिकार मिलते हैं उनको समझाइए। एक्सप्लेन द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द राइट और रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि रेमेडीज जो होती हैं, जो एग्रीव्ड पार्टी को मिलती हैं, जो पीड़ित पक्षकार को मिलती हैं। यहाँ पर पीड़ित पक्षकार कौन है? यहाँ पर ए ने अनुबंध का पालन नहीं किया, जो हमने ऊपर लिया था प्लॉट वाला, उसमें बी हो गया पीड़ित पक्षकार, तो ए के विरुद्ध वो सूट फाइल कर सकता है पीड़ित पक्षकार के रूप में बी। तो अब वो किस किस रूप में कैसे कैसे क्षति प्राप्त करेंगे, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से, अर्थात पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार से जिसने कि अनुबंध का पालन नहीं किया है, जिसने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है। इसमें पहला आता है निष्पादन से मुक्ति, दूसरा आता है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, थर्ड नंबर पे है उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, फोर्थ है अनुबंध पूरा करने का अधिकार, और फिफ्थ है निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये 5 तरह के उपचार या अधिकार एग्रीव्ड पार्टी को अगेंस्ट जो है पार्टी जिसने कि अनुबंध को फुलफिल नहीं किया, ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, उसके विरुद्ध प्राप्त हो जाते हैं। इसमें पहला आता है नंबर 1, जो कि निष्पादन से मुक्ति वाला उपचार है या रेमेडी है, जिसको बोलते हैं एक्सोनरेशन फ्रॉम परफॉर्मेंस, निष्पादन से मुक्ति। अब इसको एक उदाहरण से हम समझना चाहेंगे कि मिस्टर जॉनसन एक टीचर हैं, मिस्टर जॉनसन एक टीचर हैं और एक कॉलेज है। कॉलेज ने मिस्टर जॉनसन को अपॉइंटमेंट दिया है और यह तय किया है, शर्तें तय हुई है, टर्म्स एंड कंडीशंस हुई हैं कि वो जितने भी लेक्चर लेंगे उनको पर लेक्चर 500 रुपीज़ का पेमेंट किया जाएगा। मिस्टर जॉनसन एक टीचर हैं और एक कॉलेज है, 500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपस में। अब एक दिन क्या होता है, वन डे, एक दिन मिस्टर जॉनसन जो है अब्सेंट हो जाते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, खंडन कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर आगे से कॉलेज भी जो है, एंड कॉलेज आल्सो कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कॉलेज जो पीड़ित पक्षकार है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो भी अपने आगे उनको सैलरी नहीं देगा, आगे उनका भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। तो इसको कहेंगे एक्सोनरेशन फ्रॉम परफॉर्मेंस, यानी जॉनसन ने तो कैंसिल किया ही किया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसका ब्रीच किया है, तो दूसरी ओर कॉलेज भी उसको आगे मानने के लिए अब तैयार नहीं है, यानी कोई पक्षकार उससे, दोनों ही पक्षकार उससे मुक्त हो गए हैं, निष्पादन से मुक्त हो गए हैं। एक्सोनरेशन फ्रॉम परफॉर्मेंस। सेकेंड आता है इसमें राइट टू रिसीव डैमेज और कंपनसेशन,
क्षतिपूर्ति या हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार। यहाँ पर हमने जो ए और बी का उदाहरण लिया है इसमें, तो बी ने एक सौदा किया था सी से, वो 6 लाख रुपए में उसको बेचेगा, यानी कि उसने ए से लिया था प्लॉट 5 लाख रुपए में, और बी को प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख रुपए, जबकि वो 30 दिसंबर को सी को उसकी डिलीवरी दे दे। तो यहाँ जो इसको हानि हो रही है बी को, ए के फुलफिल नहीं करने के कारण, ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करने के कारण, क्योंकि वो सी को प्लॉट 30 दिसंबर को नहीं बेच पाया, क्योंकि 15 दिसंबर को प्लॉट उसको खुद को ही नहीं मिला। तो बी जो है ए के खिलाफ हर्जाना वसूल करने के लिए 1 लाख रुपए का, और जो 3 लाख का उसने एडवांस दे रखा है, उस एडवांस को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसे बोलेंगे राइट टू रिसीव डैमेज और कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति या हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार। इट्स रिगार्डिंग ओनली मनी, ये केवल पैसों से संबंधित होगा। हर्जाना या क्षतिपूर्ति किससे संबंधित होगा? पैसों से संबंधित होगा। इट्स सोज टू बी अ नेचुरल, इट शुड बी ए नेचुरल, ये बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए। इस मामले में केस लॉ बड़ा फेमस है, और जिसका नाम है सिम्पसन वर्सेस लंदन नॉर्थ रेलवे कंपनी 1876। सिम्पसन बनाम लंदन नॉर्थ रेलवे कंपनी लिमिटेड 1876 के मामले में एक डिसीजन दिया गया है। इसमें प्रमुख मुद्दा ऐसा था कि एक प्रदर्शनी लगाई जानी थी, एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, कृषि से संबंधित डेमोन्स्ट्रेशन था, और इसका आयोजन न्यू कैसल नामक स्थान पर किया गया था। लंदन नॉर्थ रेलवे कंपनी को सिम्पसन नाम के व्यक्ति ने कुछ पैकेट्स दिए थे, और ये पैकेट इस प्रदर्शनी में रखे जाना चाहिए थे प्रदर्शन के तौर पर, और उन प्रत्येक पैकेट पर लिखा था कि माल सोमवार तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंच जाना चाहिए? न्यू कैसल में पहुंच जाना चाहिए, न्यू कैसल नामक स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। प्रदर्शनी समाप्त हो गई, रेलवे उसको सोमवार तक नहीं पहुंचा करके मंगलवार को पहुंचा पाया। तो ऐसी स्थिति में समय पर पैकेट जो है प्रदर्शनी में प्रदर्शित नहीं किए जा सके, जिसके कारण से सिम्पसन को हानि हुई। तो यहाँ पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि रेलवे कंपनी की ये गलती है, क्योंकि उन पर स्पष्ट शर्तें लिख दी गई थी कि मंडे तक, सोमवार तक वो माल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन कृषि प्रदर्शनी में करना है। इसलिए जो भी हर्जाना बनता है वह रेलवे कंपनी, जो कि लंदन नॉर्थ रेलवे कंपनी है, उसको सिम्पसन को चुकाना पड़ेगा। तो क्षतिपूर्ति या हर्जाना मॉनेटरी फॉर्म में होगा, और जो लॉस है वो नेचुरली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें राइट टू रिसीव क्वांटम मेरिट, जिसे हिंदी में कहेंगे उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। क्वांटम मेरिट इज इक्वल टू कार्य करने के अनुपात में भुगतान, जिस व्यक्ति ने जितना कार्य कर दिया उसको उतना भुगतान तो प्राप्त करने का अधिकार है ही। यहाँ पर एज मच एज मेरिटेड और अर्न, यानी किसी को उतना तो भुगतान करना पड़ेगा जितना कि उसने वर्क कंप्लीट कर दिया है, काम संपन्न कर दिया है। इसको एक उदाहरण से लेंगे, किसी व्यक्ति को उतना धन देना जितना उसने अर्जित किया हो। एज मच एज मेरिटेड और अर्नड, जितना उसने कार्य किया हो या एक्रूड या अर्जित किया हो। यहाँ पर एक मकान बनाना है, और कल्लू नाम का एक व्यक्ति है और लल्लू नाम का एक ठेकेदार है। कल्लू ने एक मकान बनाने के लिए लल्लू को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उसके बदले में वो मकान बना करके जब लल्लू ठेकेदार कल्लू को देगा, तो लल्लू ठेकेदार को कल्लू की ओर से 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। लल्लू ने कुछ काम किया, 6 महीने में उसने 12,000 रुपये का काम कर दिया है। बाद में कल्लू ने मकान बनवाने से इनकार कर दिया। लल्लू ठेकेदार ने अभी 12,000 रुपये तक का काम संपन्न कर दिया है, अभी 13,000 रुपये का कार्य और बाकी है। अब लल्लू ने क्या किया कि कल्लू को मना कर दिया कि मुझे आगे मकान नहीं बनवाना है, लेकिन यहाँ पर लल्लू जो है कल्लू से 12,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि कल्लू इनकार करता है तो लल्लू उसको सूट फाइल करके प्राप्त। फिर नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे, राइट टू कंप्लीट स्पेसिफिक, अनुबंध पूरा कराने का अधिकार। When court perform that the compensation cannot fulfill
जब कोर्ट यह महसूस करती है कि क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती या संभव नहीं है, तो उसे पूरा कराने के लिए कोर्ट द्वारा आदेश दिया जा सकता है, और यह आदेश होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत। यानी कि जहाँ पर क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, किसी कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने पर कंपनसेशन नहीं किया जा सकता, मनी में कंपनसेशन करना संभव नहीं है, जहाँ पर कि परिस्थितियाँ ऐसी हों, कोर्ट कैन ऑर्डर फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ, जो विश्वास पर आधारित अनुबंध होते हैं, उनके संबंध में कंपनसेशन कैन नॉट बी फुलफिल इकोनॉमिकली। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के कंपनसेशन की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी कोरोना का समय चल रहा है और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। ए एक कंपनी है और बी जो है एक हॉस्पिटल है। ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बी ने 10 वेंटिलेटर सप्लाई करने के लिए। वेंटिलेटर सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया है बी ने ए को दिया है, और 10 दिसंबर तक ये ऑर्डर फुलफिल करना है। अब 10 दिसंबर के पहले ये ऑर्डर फुलफिल करना है, किसको फुलफिल करना है? ए को फुलफिल करना है। इनने एडवांस भी दे दिया है बी ने ए को, और उसके द्वारा 50,000 रुपये का एडवांस बी के द्वारा ए को दिया जा चुका है। 10 दिसंबर के पहले अर्थात 8 दिसंबर को बी के पास ए के द्वारा फ़ोन किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि वो 10 वेंटिलेटर नहीं भेज पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो बी है वो ए पर पूरी तरह से डिपेंड है, और यहाँ पर बी को इन फ्यूचर जो आगे मरीज एडमिट होने वाले हैं उनके लिए बड़ी ही विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो बी को होने वाली जो हानि है उसको मेज़र नहीं किया जा सकता इकोनॉमिकली, और बी ने फेथ किया हुआ है ए के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में बी हर जाने के लिए नहीं, वरन 10 वेंटिलेटर प्राप्त करने के लिए सूट फाइल कर सकता है, और कोर्ट के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होने के कारण ए को ऑर्डर फुलफिल करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। तो राइट टू कंप्लीट स्पेसिफिक, अनुबंध पूरा कराने का अधिकार यहाँ पर बी को ए से होगा। ये विशेष केस है, यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर एक अलग तरह की स्थिति है, क्योंकि मरीजों का इलाज किया जाना है भविष्य में, इसलिए वेंटिलेटर एक अत्यंत आवश्यक है, जिसको कि हम मनी टर्म में काउंट नहीं कर सकते वेंटिलेटर के इम्पोर्टेंस को। तो बी को तो क्षति हो ही रही, साथ ही साथ मरीजों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ए को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यहाँ पर ये राइट टू कंप्लीट स्पेसिफिक के अंतर्गत आएगा। फिर लास्ट और सबसे नेक्स्ट आता है राइट टू रिसीव इंजंक्शन, निषेधाज्ञा पाने का अधिकार। कहने का आशय ये है कि यदि कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से कोई टर्म्स और कंडीशन के अंतर्गत कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और फिर वैसा का वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे पक्षकार से करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करके उस पक्षकार को जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है बाध्य कर सकती कि वो अन्य पार्टी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना करे। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मिस्टर लवली सिंह एक व्यक्ति हैं, और उन्होंने मिस्टर लवली सिंह ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो एक गायक हैं, सिंगर हैं। लवली सिंह एक सिंगर हैं, गायक हैं, और पैराडाइज होटल से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 1 महीने के लिए, 1 माह के लिए पैराडाइज होटल के लिए ही केवल गाना गाएंगे रात्रि में, वो भी 7 से 10 के बीच में। किसी अन्य होटल के लिए वो कभी भी गाना नहीं गाएंगे। 1 माह के लिए लवली सिंह और पैराडाइज होटल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस दौरान 1 महीने के दौरान वो खुशी होटल में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं गाना गाने का। यहाँ पर कुछ हानि तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर पैराडाइज होटल लवली सिंह के खिलाफ कोर्ट में जाकर के खुशी होटल में जो उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ये विशेष महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखना है कि न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने का आदेश दे सकता है। ऐसा ही जो एक आदेश है वो एक केस लॉ हुआ है वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन के मामले में, ऐसा ही निर्णय दिया गया है।
तो लवली सिंह एक गायक हैं और गायक के द्वारा यदि कोई किसी होटल में गाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया किसी विशेष अवधि के लिए, तो उस विशेष अवधि में वो किसी अन्य होटल में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट उसको इंजंक्शन कर सकता है, यानी उसको फॉलो करने से मना कर सकता है, अर्थात उसी होटल में उनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसको करने से रोक सकता है। तो ये हमने अभी देखे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रेमेडी क्या क्या हो सकती हैं, एक पीड़ित पक्षकार एग्रीड पार्टी को कौन कौन सी उसमें उपचार या खंडन के प्रति जो रेमेडीज़ होती हैं वो कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, इनके बारे में हमने विचार किया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हुआ तो अन्य छात्रों को उनके लाभार्थ जरूर प्रेषित करें, शेयर करें और लाइक करें।